एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इज एटम डिविजिबल फर्दर? क्या एटम को आगे और तोड़ा जा सकता है? एटम के अंदर क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं? और इससे जुड़ी कुछ एटॉमिक थ्योरीज और मॉडल्स को भी हम समझेंगे। हम अपने आसपास जिन चीजों को देखते हैं या महसूस करते हैं उसे मैटर कहते हैं। यह मैटर 3 रूपों में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एक अहम सवाल, मैटर किससे बना है? जी हाँ, मैटर एटम से ही बना हुआ है। एटम को लेकर बहुत सारे शोध किए जा चुके हैं और अभी हम मैटर, एटम्स और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल से भली भांति परिचित हैं। उस समय जब लोग एटम के बारे में नहीं जानते थे, तब बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट्स ने मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखने में बहुत बड़ी मदद की है। एटम की स्टोरी किस प्रकार आगे बढ़ती है, कैसे पुडिंग मॉडल ऑफ एटम प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम बना और फिर उसमें कुछ एनर्जी लेवल्स को भी जोड़ा गया। आइए इसे हम एक कहानी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि कनाड ने 500 बीसी में और डेमोक्राइटस जो कि ग्रीक थे, उन्होंने मैटर के बारे में ये बताया था कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसी में आगे 1804 में जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया और उन्होंने भी इसी बात को कहा कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। साथ ही उन्होंने बताया कि एटम्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो बात यही थी कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम को आगे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन 1886 में यूजिन गोल्डस्टाइन नामक जर्मन फिजिसिस्ट ने अपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए पॉजिटिव चार्ज को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कुछ नए प्रकार के रेडिएशंस को देखा। गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? यह एक ग्लास ट्यूब है जो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। आइए इसे और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कैथोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ट्यूब में सेंटर के पास एक मेटेलिक डिस्क को रखा गया जो कि कैथोड का काम कर रही थी और दूसरे एंड पर एनोड को रखा गया। लेकिन जब इस सेटअप को हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया गया तो गोल्डस्टाइन ने ट्यूब के खाली स्पेस में कुछ पार्टिकल्स को कैथोड से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए देखा। साथ ही उन्होंने एक तेज चमकने वाली बीम को भी देखा। इसी को उन्होंने कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज या एनोड रेज कहा। लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स या रेज आए कहां से? आगे चलकर कुछ साइंटिस्ट यह प्रूव करने में सफल रह पाए कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ये एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स ही हैं। इसी कड़ी में आगे 1897 में जे थॉमसन जो कि एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की। He was the first scientist to show the atom was made of even smaller things। यानी कहा जा सकता था कि एटम डिविजिबल है। साथ ही थॉमसन ने अपना एक मॉडल भी सुझाया कि एटम में हम यह कह सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के अंदर हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक पुडिंग पर नट्स और रेजिन्स होते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, इसीलिए एटम न्यूट्रल है। जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब से नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के होने को बताया। साथ ही अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला। उनके तकरीबन 8
रिसर्च असिस्टेंट्स और स्टूडेंट्स को भी नोबेल प्राइज मिला है। इन्हीं में से एक थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था और 1920 में उन्होंने बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम है वो प्रोटॉन के कारण है। इट्स चार्ज वाज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल वही बात जो थॉमसन अपने मॉडल से बता रहे थे, लेकिन साथ ही रदरफोर्ड यह भी प्रूव कर पाए कि सेंटर में एक रीजन है, एटम के सेंटर में ये रीजन जो है वो न्यूक्लियस है, जो कि न्यूट्रल है, उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए अपना एक मॉडल भी सुझाया। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में आगे इससे और मदद मिली। रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरीके से रखा था और उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके जरिए वो एक एटम के मॉडल को सुझाने में सफल रहे। आइए इस एक्सपेरिमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था, जिसे एक लेड के डिब्बे में बंद किया, जिसमें एक छोटा सा छेद था, जहां से सिर्फ छेद से ही अल्फा पार्टिकल्स बाहर आ सके, क्योंकि उनको एक गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किया जाना था। आप यहाँ एक सर्कुलर बैंड भी देख पा रहे होंगे। ये सर्कुलर बैंड एक्चुअल में स्क्रीन का काम कर रही थी, क्योंकि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने में मदद कर रही थी। जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर हिट करेंगे तो ये इस स्क्रीन पर देखे जा सकेंगे, क्योंकि वो स्क्रीन फ्लोरोसेंट लाइट देगी, जिससे कि अल्फा पार्टिकल्स के ट्रैक को ट्रेस किया जा सकता है। आइए इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। जब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किया गया तो कुछ इस तरह के ऑब्जर्वेशन सामने आए। इसे हम और नजदीक से देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स थे वो जब बम्बार्ड किए गए गोल्ड फॉइल पर तो कुछ इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल गए और कुछ अपनी डायरेक्शंस को बदलते हुए दूसरी दिशा में निकल गए, और ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो कि टकराकर वापस ही आ गए थे। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए रदरफोर्ड एटम का एक एक्यूरेट मॉडल देने में सफल हो पाए थे। इसके बाद नील्स बोहर ने अपना भी मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड पाथ्स में घूमते हैं, और ये फिक्स्ड पाथ्स ऑर्बिट्स और शेल्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल हैव अ डेफिनेट एनर्जी, इसीलिए ये जो शेल्स हैं इनको एनर्जी लेवल भी कहा गया था। आगे चलकर जेम्स चैडविक ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के गाइडेंस में 1932 में ये साइंटिफिकली प्रूव किया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और यहाँ पर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं जो कि बिल्कुल प्रोटॉन्स के बराबर ही हैं, और इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, जो कि चार्जलेस पार्टिकल्स कहलाए।